लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनको लिखता कौन है, कैसे लिखी जाती हैं? किसकी तलवार पे सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे, ए मोहब्बत का इतिहास लिखने वालों सुनो, मैं अगर हर्फ गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बाजीराव मस्तानी की, पद्मावत की और गंगूबाई की, फिर ये हीरा मंडी की, सरबजीत की और भी इस तरह 53 फिल्म्स मैंने की इस बीच में। फिर वो एक वहाँ स्ट्रगल शुरू हुआ और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। मैं अगर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल जॉब था वो और मुझे एक जंग लड़नी पड़ी। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, जब से पहना है मैंने ये इश्क सेहरा, खली बली हो गया है दिल। स्ट्रगल में विराम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में जिद्दोजहद नहीं है, आगे बढ़ने की लालसा आपको नहीं है या आपको आगे बढ़ने में मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो आप बेहतर नहीं होते। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। बॉलीवुड में जो हम फ़िल्में देखते हैं उनके पीछे एक कहानी होती है। फ़िल्म के अंदर गाने होते हैं और कहा जाता है कि फ़िल्मों को गाने हिट करते हैं क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले गाने रिलीज़ कर दिए जाते हैं और गानों में कहानी होती है लगभग फ़िल्म की और फिर उसी के आधार पर लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनको लिखता कौन है, कैसे लिखी जाती हैं? आज मैं न्यूज़ इंडिया पर आप सभी का तारुफ कराऊंगा एक ऐसे कलाकार से जिनकी गज़ल, जिनकी गीत आज हम सभी के ज़ुबान पर हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आपका तारुफ कराता हूँ एएम तुराद साहब से। सर, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपका भी और आपके चैनल का। और ये इंटरव्यू हम जिस तरीके से कर रहे हैं ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है और मुझे यकीन है कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही कामयाब होगा और सुनने वालों को बहुत इसमें मज़ा आएगा। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके करियर को लेकर के। आप मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले से मुंबई तक का सफ़र आपने कैसे तय किया और कौन सा वो पहला ब्रेक था जब आपको मिला? क्योंकि हम आगे बात करने जा रहे हैं आपकी फ़िल्मों को लेकर के। जी। देखिए, अगर हम सफ़र की बात करें मुज़फ्फ़रनगर से लेके मुंबई तक तो मैं 2002 में मुंबई गया था। लेकिन 2002 से पहले जाने से पहले मुझे अपने घर में, चूँकि मैं एक मुज़फ्फ़रनगर के एक डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गाँव संभल हेड़ा का रहने वाला हूँ, जिसकी आबादी उस वक़्त मेरे ख़्याल से 4-5 हज़ार लोग होंगे। और तो वहाँ उस वो बहुत छोटी जगह होने के नाते और लोग वहाँ आर्ट को लेके और फ़िल्मों को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो इस चक्कर में मुझे बॉम्बे जाना है लिखने के लिए और आर्ट की खिदमत करने के लिए, आर्ट का काम करने के लिए, शायरी करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल जॉब था वो और मुझे एक जंग लड़नी पड़ी, यानी एक स्ट्रगल करना पड़ा मुझे अपने घर में उसको मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स से और वहाँ जाने के लिए। ख़ैर वो कई महीने चला और मैं उसमें कामयाब हुआ और कामयाब हुआ उसमें जब मेरे घरवालों ने, ख़ास तौर से मेरे फ़ादर ने जब वो चीज़ समझी तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज तक सपोर्ट करते हैं। दुनिया के हर माँ-बाप करते हैं और सबको करना चाहिए। उन्होंने भी किया और मैं मुंबई पहुँचा और उसके बाद फिर वहाँ 2002 का तकरीबन लास्ट चल रहा था, नवंबर-दिसंबर था कुछ, मुझे सही से वो डेट याद नहीं। फिर वो एक वहाँ स्ट्रगल शुरू हुआ और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। मैं अगर बताने बैठूँ और आप पूछने बैठें तो रात कम पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुल मिला के ये हुआ कि बहुत स्ट्रगल किया मैंने और 1 डेढ़ साल तो मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री ढूँढने में लगा और उसके बाद फिर मैंने टीवी लिखना शुरू किया और 2005 में मुझे पहली पिक्चर मिल गई। कौन-सी पहली फ़िल्म थी? वो कुड़ियों का है ज़माना, एक फ़ीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म थी। उसमें रेखा जी, महिमा चौधरी जी, वसुंधरा दास, कीम शर्मा, बहुत सारी और इस तरह की फ़ीमेल एक्ट्रेस थीं उसमें। जी। जी। अ, आपका ये जो स्ट्रगल है, ये इसने विराम कब लिया? कब रुका ये स्ट्रगल? देखिए, ये विराम, एक तो मैं यहाँ बता दूँ कि स्ट्रगल में विराम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में जिद्दोजहद नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, और कोशिशें नहीं हैं, आगे बढ़ने की लालसा आपको नहीं है या आपको आगे बढ़ने में मुश्किलें नहीं आ रही हैं, तो आप बेहतर नहीं होते। क्योंकि बेहतर नहीं होता है, जब आप में कुछ कमी होती है, तो ही बेहतर होते हैं। और कमी इंसान में मरते दम तक रहती है। कोई अगर ये कहे कि मैं मुकम्मल हूँ, तो वो झूठ बोलता है। और वो झूठ है, उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता क्योंकि हम इंसान हैं और हम
वक्त के साथ साथ बदलते हैं, वक्त के साथ साथ माहौल के साथ साथ ढलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब जितना वक्त हमें मिलता जाएगा उतना हम सीखते जाएंगे, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जितना भी स्ट्रगल मैंने किया है, बहुत किया है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान और हमारा इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम एक बहुत बड़ा हमारा देश है, और यहाँ बहुत टैलेंट है। तो उस हिंदुस्तान के सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे, इंडियन सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए इतने बड़े 140 करोड़ की आबादी में से वहाँ तक पहुँचना, वो एक स्ट्रगल होना चाहिए, ताकि अ, हम दुनिया के सामने एक बेहतर टैलेंट, हमारा ये प्लेटफॉर्म जो जैसे हम इंडियन सिनेमा कहते हैं, वो एक बेहतर टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने रख सके। तो जब तक वो स्ट्रगल और वो कंपटीशन नहीं होगा, तब तक अच्छा टैलेंट आगे नहीं आएगा, जी। और जो डिज़र्व करता है वो। अगर मैं फिल्मों का ज़िक्र करूँ तो मुझे लगता है कि पिछले 5-6 साल में जितनी भी सुपरहिट फ़िल्में रही हैं, उनके गाने ए.एम. तुराद साहब ने लिखे हैं। मैं एक बार फ़िल्में जानना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। ये थैंक गॉड कि मुझे संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर मिले, और भी कई इस तरह के बड़े डायरेक्टर जिनकी मैंने फ़िल्में की। तो यूँ तो मेरा सफ़र शुरू हुआ था कुड़ियों का है ज़माना से, और वो चल रहा था, मैं फ़िल्में कर रहा था, छोटी मोटी जितनी भी थी। उसके बाद 2010 में मुझे पहली वो फ़िल्म मिली जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी मुझे तलाश थी, और वो थी संजय लीला भंसाली जी की, और ऐश्वर्या, ऋतिक रोशन उसमें थे, गुज़ारिश। उसके बाद मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिला इंडस्ट्री में, और फिर मैंने बाजीराव मस्तानी की, पद्मावत की, और गंगूबाई की, फिर ये हीरा मंडी की, सरबजीत की, वज़ीर की, चक्रव्यूह की, डेविड की, और भी इस तरह 53 फ़िल्म्स मैंने की इस बीच में। गुज़ारिश में अपने गाने लिखे, कौन-कौन से उसके गाने थे जो आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं? देखिए, उसके लगभग सारे ही गाने मैंने किए थे, और उसमें 1-2 गाने बहुत हिट हुए थे। जैसा उसमें एक गाना था जिसमें ऐश्वर्या राय डांस करती है, वो उड़ी नींदें आँखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से, उड़ी नींदें आँखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से मुड़ी, ये जाने में कहाँ मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे में जहाँ से, ये क्या हुआ उड़ी, ये था। और जो एक गाना जिससे मुझे इंडस्ट्री में बहुत एप्रिशिएशन मिला, और उसकी पोएट्री बहुत डिफरेंट थी, वो गाना था तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। एक बार लिरिक्स में इसको जैसे अभी आपने गुनगुनाया। ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। किस फ़िल्म का है सर ये? ये गुजारिश। बाजीराव मस्तानी आपने लिखे, उसके गाने। उसके भी लगभग मैंने सारे गाने, उसका एक गाना जो बहुत हिट हुआ था वो था तुझे याद कर लिया है आयात की तरह, कायम तू हो गई है रिवायात की तरह, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह, तुझे याद कर लिया है। इसके डायलॉग भी आपने लिखे हैं? हाँ, इसके दीपिका के डायलॉग्स मैंने किए थे, जिसमें वो लाइनें काफ़ी फेमस हुई थी कि किसकी तलवार पे सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना ख़ता है तो सज़ा दो मुझे, ए मोहब्बत का इतिहास लिखने वालों सुनो, मैं अगर हर्फ गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। क्या बात है। तो ये ख़्याल कैसे आता है आपको, मतलब इतना इतना मतलब समुद्र के अंदर डूब के शब्द निकालना, उसको फिर एक माला में पिरोना बहुत बहुत मुश्किल होता है कॉमन मैन के लिए। देखिए, ये लेकिन आपका एक लंबा अनुभव और उसके बाद इतना गहरा लिखना। देखिए, एक तो ये है कि बहुत लंबा अनुभव हो चुका है, तो अब मैं कंडीशन हो चुका हूँ। इंसान को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि जिस तरफ लगता है वो उसका सपोर्ट करने लगता है, पूरी कुदरत उसका सपोर्ट करने लगती है, लोग उसका सपोर्ट करने लगते हैं, और आपका जहन कंडीशन हो जाता है उस तरफ। तो मेरा जहन भी अब इतना लंबा 22 साल का अनुभव है, तो जहन कंडीशन हो चुका है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती नहीं। लेकिन फ़िल्म का गाना जो है वो ज़्यादा जो सिचुएशन होती है वो वहीं वहीं से निकलता है, और उसमें एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो उसको समझाने में कि
उसको क्या चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, फिल्म की कहानी के थ्रू, स्क्रीन प्ले के थ्रू या सिचुएशन के थ्रू हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, और वो इसी तरह बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। और डे बाई डे ये चीज़ें और कंडीशन हो रही हैं, फाइन हो रही हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है, लेकिन अब हम चूंकि ये करते हैं तो मुश्किल नहीं है। बाजीराव मस्तानी के और भी गाने बहुत फेमस थे जी हाँ, जो आज भी लोग सुनते हैं। जी हाँ, उसके मैं दीवानी मस्तानी, और एक गाना उसमें जो वो तो फीमेल गाना था। एक गाना उसमें और था जो बहुत आज भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे सिंगिंग सिखाई जाती है, वो गाना पढ़ाया जाता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तो वो था कि आज इबादत रूबरू हो गई है, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई है, मेरे मौला तेरा शुक्रिया। तो राज साहब लिखेंगे भी खुद, गाएंगे भी खुद? नहीं, बिल्कुल नहीं, गाना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो ऐसे तरन्नुम से मुशायरों में पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, यूँ कह लीजिए। मुशायरे पे भी हम लोग आएंगे। आपकी एक फिल्म थी जैकपॉट, उसके गाना था बहुत फेमस हुआ सर। हाँ, उसका एक गाना था वो, कभी जो बादल बरसे, जो कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। क्या बात है। और भी अपनी कई सारी फिल्में हैं। और मैंने फिर पद्मावत की। पद्मावत में तो मतलब घूमर गाना। हुआ था। खली बली गाना बहुत हिट हुआ। हाँ, ये घूमर खली बली का मतलब पहले इसको एक बार गुनगुना दीजिए, फिर इसका मतलब एक बार बता दीजिए। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, जब से पहना है मैंने ये इश्क सेहरा, खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। तो ये इस तरह था। खली बली का मतलब क्या है? सब डिसमिस करो, आगे बढ़ो। तो उसमें वो जो कैरेक्टर था, जो बादशाह था, वो से किसी से प्यार हो गया, तो वो कहता है ये सब बादशाह वास्ता है, ये सब राजपाट अंतरी मंत्री संतरी सब हटाओ मेरे आगे से, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और मैं उस ये सब खली बली कर दो, इनको सब डिसमिस करो। ये था इसमें। अब शब्दों की गहराई में आप बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। आपके नाम के पीछे तुराज लिखा जाता है, तुराज का क्या मतलब होता है? देखिए, तुराज का मतलब ऐसे अगर पर्टिकुलर इसका मीनिंग हम जाने तो ये इसका मतलब होता है नक्श निगार, यानी किसी के दिल पे अपनी छाप छोड़ देना, किसी के दिल पे अपनी छाप छोड़ देना, और जाने के बाद याद रहने वाला, या जिसको भुलाया ना जा सके, इसका मतलब वो होता है। देखिए, सभी जानना चाहते हैं और आज हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ शायद पता चले अगर बता देते हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा सर को हो सकता है अजीब लगे, लेकिन ठीक है फिर भी पूछ लेते हैं क्योंकि इतना शानदार इंटरव्यू चल रहा है। तो राज साहब, बहुत लंबा अनुभव हो गया है और हर कोई चाहता है कि आप उनकी फिल्मों के लिए लिखें। तो राज साहब कितना चार्ज करते हैं गाने के लिए? नहीं, देखिए, ये बड़ा पर्सनल सवाल है, और चार्ज ऐसे मैं बता सकता हूँ, और जैसे सब अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक फिल्म कर रहा हूं और मान लीजिए अगले आपसे तो मैं दोस्ती खाते में कम पैसे लूंगा ना जिन लोगों से मैं दोस्ती। देखिए, ये कुछ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फिल्म के बजट पे डिपेंड करता है, और एक इतना लंबा टाइम है और इतना काम मैं कर चुका हूँ, तो उसकी भी लोग रेस्पेक्ट करते हैं और काफ़ी पैसे देते हैं। देखिए, कुछ फिक्स नहीं है, 10 लाख भी मिल जाते हैं गाने के, और एक गाने के 7 लाख भी मिल जाते हैं, 8 लाख भी मिलते हैं, तो ये कोई मतलब फिक्स नहीं है। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी के लिए कितना बजट रहा होगा? देखिए, बहुत पैसा मिला मुझे, और मुझे संजय जी ने काफ़ी पैसे दिए हैं, और वो हमेशा देते हैं, और मैं एक्चुअली इतना मिला है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आगे बहुत अच्छा लिखने के लिए बहुत उतावला हूँ, और बहुत दिल से लिख रहा हूँ, क्योंकि अच्छी अर्निंग हो रही है। हालांकि अभी भी मैं यहाँ हमेशा इंटरव्यू जब मैं होते हैं मैं कहता हूँ कि अभी भी जो फिल्मों में जो एक्टर को पैसे मिलते हैं वो राइटर को नहीं मिलते, और उससे कहीं बहुत कम, बिल्कुल ज़र्रा बराबर मिलते हैं। वो एक्चुअली मिलने चाहिए, और क्योंकि राइटिंग जो है वो फिल्म का बहुत बड़ा पार्ट है, और एक्टर को भी वही बड़ा बनाता है, तो राइटर को रेस्पेक्ट और
पैसा दोनों बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि वो उसी एक्टर के लिए जो फिर जिसकी फ़िल्म हो जाती है, उसी एक्टर के लिए वो बेहतर क्रिएशन कर सके। गंगूबाई, मतलब हर किसी की ज़ुबान पर है, इतनी शानदार फ़िल्म, उसके गाने आपने लिखे, डायलॉग डायलॉग भी आपने लिखे? नहीं, डायलॉग नहीं मैंने लिखे। डायलॉग नहीं, मैंने सिर्फ़ गाने किए उसके। उसका एक जो आपको उस फ़िल्म में सारे गाने आपने लिखे हैं, आपका सबसे पसंदीदा गाना? उसका मुझे एक गाना था जो अरिजीत सिंह जी ने गाया था, मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। ये मुझे बहुत पसंद था ये गाना उसका। आप मुशायरे भी पढ़ने जाते हैं। प्रेम की बात कर लेते हैं। आजकल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हर कोई किसी न किसी से प्रेम करता है। प्रेम पर आपका सबसे अच्छी गज़ल? देखिए, प्रेम पर मेरी पीएचडी है और देखिए प्रेम सिर्फ़ वही नहीं होता जो हम किसी लड़की से जोड़ देते हैं या किसी लड़की से, वो भी प्रेम होता है, लेकिन प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम माँ से हो सकता है, प्रेम बाप से हो सकता है, प्रेम भाई से हो सकता है, प्रेम बहन से हो सकता है, प्रेम आपको अपने काम से हो सकता है। और मैं ये दावे से ये कहता हूँ मैं हमेशा कि दुनिया की कोई भी तरक्की प्रेम के बिना मुमकिन है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। अगर आपके आस-पास या आप खुद लोगों से प्रेम नहीं करते और आपके आस-पास अगर प्रेम का माहौल नहीं है, तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं प्रेम की शायरी करता हूँ और प्रेम के लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो वो ये शेर होगा कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और फिर शेर ये है कि रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ और बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज़ उसे याद आने वाला हूँ और उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, मैं रोज़ रोज़ कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। क्या बात क्या बात। तो ये है और मैं मेरे गाने हों या मेरी गज़लें हों, मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार की बातें ही की जाए और लोगों को जो है वो मोहब्बत की तरफ लाया जाए ताकि हम सब ख़ास तौर से मैं अपने देश की अगर बात करूँ तो मैं मेरे देश में मैं चाहता हूँ कि हर इंसान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करे और हम मिल-जुल के इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएँ और हम बहुत आगे ख़ास तौर से मैं अगर जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, मैं उसकी अगर बात करूँ तो मैं वहाँ भी लोगों से ये बोलता हूँ कि अच्छे से अच्छा टैलेंट ढूँढिए, हमारे देश में बहुत टैलेंट है, हमारा देश बहुत महान देश है और यहाँ बहुत टैलेंट भरा हुआ है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो अच्छे से अच्छा टैलेंट ढूँढ के लाइए ताकि दुनिया उसको जाने और वो दुनिया को अपना लोहा मनवा सके और हमारा जो इंडियन सिनेमा है, वो इतना आगे जाए कि पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हो। जैसे हीरा मंडी 192 कंट्री में रिलीज़ हुई और प्यार मोहब्बत की वो सीरीज़ थी और मैंने गाने भी सब वैसे ही लिखे। वो 192 कंट्री में जो है वो चीज़ चली और हमारे वो मेरी चीज़ नहीं चली, वो हिंदुस्तान का सिनेमा चला, वो मेरे देश का सिनेमा चला। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है कि वो सिनेमा लोगों तक पहुँचा। देश में आपने क्योंकि एकता की बात की, मोहब्बत की बात की, देश में कुछ लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हैं। आप उनके लिए कुछ, आपकी कलम लिखती उन लोगों के लिए कुछ? देखिए मैं पहली बात तो मैं इस तरह की देखिए बुराई अगर हम ढूँढने जाएँ तो हर इंसान में है, हर कदम पे है। हर किसी तकरीर में, हर किसी इंटरव्यू में कुछ न कुछ एक बात ऐसी होती है जो कड़वी होती है। तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। सुनने वालों को उसको इग्नोर करना चाहिए और बोलने वालों को भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनकी आवाज़ जो लोग बोल रहे होते हैं, उनकी आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों तक जा रही होती है। तो उसका हमें ख़्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी बातें करें जो जिनको लोग सुन के और जिन पर लोग अमल कर सकें क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और हमें इसमें बहुत आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मोहल्ला आगे बढ़ेगा, हमारा शहर आगे बढ़ेगा, हमारा स्टेट है वो आगे बढ़ेगा, हमारा देश पूरी दुनिया में आगे जाएगा और हम मिल-जुल के क्योंकि बहुत बड़ा देश है, ये एक आदमी के चलाने से नहीं चलेगा या 2 आदमी के चलाने से। हम सब जब मिल के चलाएँगे तो उसको बहुत आगे लेके जाएँगे और मुझे ऐसा यकीन है ये जो भी ऐसी कुछ बातें कोई कर देता है, ये सब हमारे भाई हैं और जो भी करते हैं ये सब एक दिन मुझे यकीन है कि ये मोहब्बत के कायल होंगे और ये यही देश को आगे लेके जाएंगे और ये मोहब्बत के कभी-कभी क्या होता है कि हम चीज़ें थोड़ा देर से समझते हैं। हर अच्छी चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है और जो हमारी
जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है वो भी हमें थोड़ा-सा लेट समझ में आती है जब हम मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत माइंड नहीं करना चाहिए, इनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। तो सब चूँकि आप एक बहुत बड़े लेखक हैं, राइटर हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। ऐसा क्यों होता था पुरानी फ़िल्मों में कि मंदिर का पुजारी ही बलात्कारी होता था और खान चाचा बहुत अच्छे होते थे? देखिए ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी हर तरह की, हर मज़हब की फ़िल्में बनती थी। ये एक्चुअली क्या होता है कि अब हम अगर उसी फ़िल्म को उठाएँगे जिसमें ऐसा था, या अब अगर हम इस फ़िल्म को उठाएँ जिसमें उसका उलट है, तो ये गलत होगा। हमें दोनों फ़िल्में देखनी चाहिए। तो और मेरी पहले तो मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज़ हम ऐसी ना बनाएँ, कोई भी चीज़ हम ऐसी ना लिखें जिससे किसी की आस्था को या किसी के कैरेक्टर को या किसी को हार्म पहुँचता हो। अभी अभी मनोज मंतशिर जी ने एक वीडियो किया है, अब बहुत वायरल हो रहा है वो। उन्होंने उसमें यही बताने की कोशिश की है कि मीडिया हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, पहले से अब बहुत बदली है। पहले मंदिर का पुजारी ही जो होता था, वही बलात्कारी होता था, खान चाचा बहुत अच्छे नहीं, नहीं, होते थे। ऐसा नहीं है। लेकिन पहले किसी देखिए पंडित को जो है बहुत गरीब दिखाया जाता था और खान साहब की बहुत बड़ी हवेली दिखाई जाती नहीं, नहीं, थी। उसका देखिए उसका अब्दुल आज भी अच्छा है, लेकिन रमन चोर है। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो अगर मनोज मनोज ने मुंतशिर जी ने हाँ, अगर मनोज ने ऐसा बोला है तो मैं ये नहीं कहता उसका पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है इस तरह की बातें करना। कौन अच्छा था, कौन बुरा था, ये जो चीज़ हो चुकी है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से एक फ़िल्म बन चुकी है, वो रिपीट नहीं हो सकती। हाँ, उनके हिसाब से मनोज अगर कह रहा है कि अभी सिनेमा अच्छा बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हम देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए हर घर में एक टॉयलेट होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ फ़िल्में भी ऐसी बनी हैं, जो ख़राब फ़िल्में बनी हैं। मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। जो अच्छी फ़िल्में बनी, हमें उनको देखना चाहिए। बेसिकली पंडितों को लेकर, ब्राह्मण्स को लेकर उन्होंने वीडियो वो बनाया और उसमें इन तमाम बातों का ज़िक्र किया। मतलब बदनाम बहुत सारी उन्होंने, मैं वो चीज़ें इंटरव्यू में ज़िक्र नहीं करना चाहता, वो भी एक बड़े राइटर हैं, आप भी एक बड़े राइटर हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने ये चीज़ रखी है इंडस्ट्री में कि अब ऐसा ना हो कि किसी एक मज़हब को ही गलत ना बताया जाए, एक ही धर्म को ना। तो आप उस पर मनोज बंसी जी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं मनोज भाई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, अच्छे पढ़े-लिखे हैं, बहुत जानकारी है उनको। लेकिन मेरा फिर यही है कि हर इंसान में, अगर हम देखें, हर इंडस्ट्री में कहीं न कहीं कोई बुराई पनप रही होती है, और एक कुछ लोग बुराई के सपोर्टर भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो अच्छाई की सपोर्टर होती है। बॉलीवुड में भी इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनी हैं। आप ये भूल गए, मनोज भाई ये भूल गए कि जितने भी भजन गाए गए हैं, है ना? जितने भजन कंपोज़ किए गए हैं, पुराने भजन हैं, वो किन लोगों ने किए हैं? और ये लोग किन किन लोगों ने किए हैं? देखिए, आर्टिस्टों ने किए वो। मैं एक्चुअली इंडस्ट्री को और फ़िल्म को और आर्ट को किसी भी मज़हब से जोड़ के नहीं देखता। क्योंकि अगर ये मज़हब होता, तो फिर ये मज़हब में, पहली बात तो मज़हब में आर्ट की कोई गुंजाइश है ही नहीं, है ना? कोई भी मज़हब ये नहीं कहता कि इस तरह का आर्ट हम जो है वो करें। तो मज़हब बिल्कुल अलग चीज़ है, फ़िल्में अलग चीज़ हैं। इनको अब जैसे आप ये आपका ये न्यूज़ चैनल है ना? ये कोई जो चीज़ आप समाज में देखेंगे, जो चीज़ समाज में हो रही होगी, आपकी ज़िम्मेदारी है उस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाना। तो ये आपका मज़हब है, ये आपका काम है। आप किसी भी मज़हब से हों, आप किसी भी समुदाय से हों या किसी भी सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हों, जहाँ भी घटना होगी, जिसकी होगी, वो आप आगे पहुँचाएँगे, ये आपका काम है। तो इसी तरीके से आर्ट का भी यही काम है। आर्ट में ये सब चीज़ें ढूँढना, चाहे वो मैं ढूँढूँ या आप ढूँढें या मनोज भाई ढूँढे, ये ठीक नहीं है। इसमें हमें एक्चुअली अच्छी-बुरी फ़िल्में हमेशा से बनती रही है। पहले भी बहुत बुरी-बुरी फ़िल्में बनी हैं, बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनी हैं, अभी भी बहुत बुरी-बुरी फ़िल्में भी बन रही हैं, बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में भी बन रही हैं। इस तरह की फ़िल्में बन रही हैं जिनको लोग बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, और आजकल तो लगातार जो है बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्में धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिनेमा आज भी बुरा बन रहा है, सिनेमा आज भी अच्छा बन रहा है, सिनेमा पहले भी बुरा बनता था, सिनेमा पहले भी अच्छा बनता था। तो ये हम किसी एक चीज़ को उठा के उसको झंडा बना के हमें नहीं चलना चाहिए। और जो चीज़ हो गई अब इस सिनेमा को अब बेहतर बनाने की कोशिश करें।
तो अगर हम पुरानी चीज़ों का एग्जाम्पल देंगे तो आगे बेहतर बनेगा कैसे, आप मुझे बताइए। तो ये ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये है कि आर्ट आर्ट होता है और आर्ट में किसी भी ख़राब चीज़ की गुंजाइश है ही नहीं। जिन लोगों ने की है वो गलत की है, वो आज भी जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज भी बहुत लोग ख़राब काम कर रहे हैं, बहुत ही वाहियात काम कर रहे हैं, और आज भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही कल था। जैसे लोग गाने के बारे में बोलते हैं कि साहब पुराने गाने बहुत चलते हैं आज तक और आजकल के गाने चलते नहीं। अरे भाई, पहले भी ऐसे बहुत गाने हैं जो बहुत ही ख़राब गाने थे, लेकिन अच्छाई में ये पावर होती है कि वो आगे वाली जनरेशन तक जाती है। तो जो अच्छे गाने थे वो हम तक पहुंच गए, जो बुरे थे वो छूट गए, वो हट गए। तो ऐसे ही जो अच्छी फिल्में थी वो आगे तक जाएंगी। आज भी जो अच्छी फिल्में बनेंगी, अच्छे गाने बनेंगे, वो एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन जो ख़राब गाने हैं, वाहियात गाने हैं, छिछोरे गाने हैं, या छिछोरी फिल्में हैं, या वाहियात फिल्में हैं, या किसी को हर्ट करने के लिए फिल्म बनाई जा रही है या पहले बनाई गई हो, वो हमेशा उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। आ, कुछ एक दो शायरी हो जाएं जो आज के युवाओं के लिए प्रेम वाली शायरी, उसके बाद इस को समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैं हमेशा एक गज़ल मैं आजकल पढ़ता हूँ, वो नई है कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फ़ेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है, और तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा रही है। और फिर एक गज़ल का और दो शेर के, मेरी तकलीफ़ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। और आखिर में मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ और मैं ये कहता हूँ, ये मैंने खुद के लिए लिखा था। मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि ये ज़िंदगी हमको मिली है बहुत, फिर मैं उसी बात पे आता हूँ। ये जो ज़िंदगी हमको मिली है ये बहुत कीमती है। हम इस ज़िंदगी को इसमें उसमें, पुरानी बातें, नई बातें, इनमें उलझ के ना काटें। हम इसको काटें, इसको हम बिताएँ कि हम अपने आप को और अपने लोगों को, अपने पड़ोस को, अपने घर को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को हम कैसे एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं, कैसे उसे आगे लेके जा सकते हैं, हमें ये ज़िंदगी इसमें लगानी है। तो उसके हिसाब से ये शेर के, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। तो मेरी जान, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। जो लोग इसे उलझा रहे हैं वो अपने हक़ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसको हमें बेहतर, अपने आप को ही कम से कम, बाकी चीज़ें छोड़ दो, अपने आप को ही बेहतर बनाने में ये ज़िंदगी लगा दो, ताकि आपके बच्चे, आपकी नस्लें, आपके घर वाले आपको, आपके जाने के बाद आपके मोहल्ले वाले और आपके लोग आपको याद करें और कहे कि क्या काम करके गया है। तो ये ज़िंदगी हमें इसमें लगानी चाहिए, न कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या बनाया। आप अच्छा बनाओ। ये दुनिया आपसे शुरू होती है, ये देश आपसे आपसे शुरू होता है। ये दूसरे आदमी से शुरू नहीं होता है, मेरे से शुरू होता है, ये आपसे शुरू होता है, ये इनसे शुरू होता है। हमें शुरू करना है, हमें इसको बनाना है। उसने ये किया, उसने वो किया, उसको छोड़ दीजिए, आप इसको ठीक कीजिए, आप इसको बनाइए, आप इस सोसाइटी को बनाइए। तो ये हमें करना है। तो ये थे हमारे साथ एम तुराद साहब, जिन्होंने आज अपनी लेखनी पर विस्तार से बात की और समाज को एक नई दशा और दिशा की तरफ भी आगे बढ़ाया। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ लखनऊ से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।